देखो, अनुच्छेद 136 तक हमें जो है सुप्रीम कोर्ट के बारे में कंप्लीट पढ़ लिए थे। सुप्रीम कोर्ट का जो अनुच्छेद है वो कहाँ से कहाँ तक आपको पता है, 124 से लेकर 147 तक। लेकिन एक पूरे अनुच्छेद हमें नहीं पढ़ना, जो महत्वपूर्ण है वो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो 136 तक हम पढ़ चुके हैं। उसके आगे के कुछ अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है उनको हम देख लेते हैं। तो 137 में क्या है, पूर्णाविलोकन। इसका मतलब क्या है, देखो 137 में आपको याद रखना है पूर्णाविलोकन। इसमें मतलब क्या है, मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट, ये देखो न्यायिक पूर्णावलोकन इसको पूरा नाम दिया जाता है। न्यायिक पूर्णावलोकन कहाँ से लिया गया, ये हमने आपको पढ़ाया था, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो न्यायिक पूर्णावलोकन का मतलब क्या है, मान लो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोनो फैसला दे दिया, ठीक है, कोई न्याय दे दिया, फैसला दे दिया, अब फिर उसको कुछ दिन बाद लग रहा है कि हमने जो न्याय दिया है वो गलत दिया है, ठीक है, तो अपने फैसले को वो बदल सकती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। यानी सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो अपने दिए गए फैसले को बदल सकती है, या नियम कानून जो उसने बनाया है उसको बदल सकती है। इसी का नाम है पुनर्विलोकन। पुनर्विलोकन मतलब पुनः विचार करना। बात समझ रहे हो कि नहीं, रिव्यू, ठीक, क्लियर। 137 में क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन। अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या एक प्रस्तावना है, ठीक है। तो एक केस हुआ था बेरूबरी, इसमें कहा गया था प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन फिर क्या हुआ, एक और केस हुआ जिसका नाम है केशवानंद भारती, ठीक है। उस केशवानंद भारती के केस में क्या बताया गया था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है। किसने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने। पहले कहा नहीं है इस केस में, अब फिर कहा है। तो वो न्याय का पुनर्विलोकन किया उसने, उस केस पर विचार किया। और ये किस अनुच्छेद के तहत है, 137 के तहत। यानी सुप्रीम कोर्ट अगर कोनो नियम कानून कुछ भी बनाती है तो उस पर वो विचार कर सकती है और अपने उस नियम कानून में बदलाव कर सकती है, अपने फैसले बदलाव कर सकती है। तो 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन है, ठीक है। केवल पुनर्विलोकन आप याद रखो। 138 में क्या दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि। 138 कोर्ट में क्या है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, 137 वाला, ठीक है। तो 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन, 138 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में वृद्धि है। 139 में देखो क्या है, रीट। देखो अब एक चीज देखिए, अब तुम कहोगे कि रीट हम जब पढ़े थे, मूल अधिकार था, वहाँ बता रहे थे सुप्रीम कोर्ट जो है वो रीट जारी करती है अनुच्छेद कौन के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, बताया था कि नहीं। और हाई कोर्ट कौन अनुच्छेद के तहत जारी करती है, 226 के तहत है, ठीक है। तो अनुच्छेद 32 के तहत हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है। लेकिन कह दो यहाँ पे तो 139 में बता रीट जारी करती है। तो देखिए अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है वो रीट मूल अधिकारों के संबंध में होता है। और ये जो 139 के तहत रीट जारी करेगी वो किसी अन्य मामले के तहत होगा। मूल अधिकार के अलावा अन्य अगर मामले होंगे तो उसके तहत जो रीट जारी करेगी वो 139, जबकि मूल अधिकार के तहत अगर जो रीट जारी करेगी तो 32। तो आपसे अगर पूछेगा सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकती है कौन कौन अनुच्छेद के तहत, तो दो याद रखना है, 32 139। 32 139 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकती है। रीट कितने प्रकार की जारी करती है ये भी हमने आपको बताया था, 5 प्रकार की रीट होती है। उसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, बंदी पति परमेश्वर उसका अधिकार, ठीक है। बंदी से हमने आपको क्या बताया था, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पति से क्या बताया था, प्रतिषेध, ठीक है। उसका से क्या बताया था, उत्प्रेषण। अधिकार से क्या बताया था, अधिकार पेक्षा। और एक को बची थी, हाँ, और एक परमादेश, ठीक है। बात समझ पा रहे हो नहीं। तो ये 5 प्रकार की रीटें जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। अनुच्छेद 32 के तहत ये रीट जारी कर सकती है। लेकिन ये अनुच्छेद 32 के तहत जो रीट जारी करती है वो मूल अधिकारों के संदर्भ में जारी करती है। बाकी 139 के तहत जो जारी करती है वो का संदर्भ में जारी करती है, अन्य मामले मूल अधिकारों को छोड़ करके जो रीट जारी करेगी वो 139 के तहत आएंगे, ठीक है। बात समझ पाए। इसके बाद देखिए 141, इसमें क्या दिया गया, सुप्रीम कोर्ट का नियम। अब ये देखिए, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने नया कोनो नियम कानून बना दिया, तो वो जो नया नियम कानून बनाएगी तो उस नियम कानून को हाई कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जितने भी कोर्ट है सबको मानना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं। 140 41 में, आप 40 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको नहीं याद रखना, 41 याद करना है। 141 में क्या बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का नियम, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम बना दिया उस नियम को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मानेगा और हाई कोर्ट भी मानेगा, क्योंकि भैया ये सब इससे छोटे हैं कि नहीं है। तो ये जो नियम बना देगा इनको मानना पड़ेगा। बात समझ पा रहे। और अगर ना माने तो क्या होगा, अगर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट नियम इनके ना माने तो क्या होगा, तो क्या है आगे देखिए, यहाँ पे बताया गया है अनुच्छेद 142 में, सुप्रीम कोर्ट का आदेश प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय का मतलब सुप्रीम कोर्ट इंफोर्स कर सकता है। इंफोर्स का मतलब दबाव डाल सकता है कि तुम मेरा नियम मानो, और नहीं मानोगे तो पुलिस भेजेगा, ठीक है। जो जितने प्रकार की फोर्स है वो भी भेज सकता है, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, जो नहीं मानेगा, समझ रहे हो कि नहीं। हाई कोर्ट का मान लो कौन अगर जज नहीं मान रहा है तो क्या करेगा, पुलिस भेजेगा, ये नियम नहीं मान रहा है, जाके उसको तुरंत जेल में डालो, बंद कर दो। सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उसको आदेश दे देंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो सुप्रीम कोर्ट का नियम अनुच्छेद
141 के तहत है, यानी 141 के तहत सुप्रीम कोर्ट नियम बनाएगी, और वो जो नियम बनाई है उस नियमों को ये छोटे वाले लोग जो हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट, इनको मानना पड़ेगा। अब अगर नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इन्फोर्स कर सकती है। क्या कर सकती है? इन्फोर्स कर सकती है, प्रवर्तनी है। मतलब 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट दबाव डाल दे सकती है, किस पे? इन पे, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो 141 142 दोनों एक साथ याद करना, यानी सुप्रीम कोर्ट नियम बनाएगी 141 के तहत और 42 के तहत इन्फोर्स करेगी। समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। 143 ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत पेपर में आता है। इसका मतलब क्या है? 143 143, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का परामर्श। परामर्श का मतलब क्या है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में मतलब सुप्रीम कोर्ट अपना परामर्श दे सकता है। परामर्श का मतलब क्या होता है? सलाह देना। सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है, और सलाह देने में तो भाई सभी लोग सलाह दे सकते हैं, मदद मांगो तो नहीं, सलाह देने में सब आगे है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ऐसे सुप्रीम कोर्ट भी सलाह देने में आगे है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सलाह कौन देगा? सीजीआई मुख्य न्यायाधीश देगा। किसको देगा भाई? तो राष्ट्रपति। मान लो कोनो मामले में अगर राष्ट्रपति कंफ्यूज हैं, ठीक है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, करें क्या करें, नहीं समझ में आ रहा, किससे पूछें किससे पूछें, क्योंकि आपको हमने पढ़ाया है, जब राष्ट्रपति पढ़ाया था कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीजीआई। तो भैया ये जो मुख्य न्यायाधीश है ये बहुत बड़ा पद है। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि राष्ट्रपति को ऐसा कंडीशन आ जाए, समझ में नहीं आ रहा इस मामले में क्या किया जाए, हैं, दिमाग बड़ा टेंशन में, तो ये क्या करेंगे? सलाह ले सकते हैं। किनसे? सीजीआई से। इनको बुलाएंगे कि भाई साहब हमको जरा इस बात के बारे में बताइए, हम इसमें क्या करें। ठीक है, कोई भी मामला हो सकता है, तो ये सीजीआई जो इनको सलाह देंगे। लेकिन सीजीआई मुख्य न्यायाधीश इनको सलाह देंगे, जरूरी नहीं कि जो सलाह इन्होंने दी है तो राष्ट्रपति जी मान लें। अगर राष्ट्रपति का मन हुआ तो मान लेंगे, अब मन नहीं होता कहते तुम बेकार की सलाह देते हो, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। बात समझ पा रहे कि नहीं? बेकार। देखो हमने क्या बताया कि राष्ट्रपति जी को सलाह कौन दे सकता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सलाह दे सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति जी को जो सलाह दी है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने, राष्ट्रपति का मन हुआ तो वो मानेंगे। अगर उन्हें अच्छी लगेगी सलाह तो मानेंगे, और नहीं अच्छी लगेगी तो नहीं मानेंगे। तो अब देखो, अब इनका भी पद छोटा मोटा थोड़ा है। तो अगर राष्ट्रपति जी ने इनको बुलाया कि भाई हमें सलाह दे दो आकर के, तो ये क्या कहेंगे? हम कायदे ना के, ये मना भी कर सकते हैं, कायदे ना के हम दें, तुम जरूरी थोड़ा हमारी बात ना मानो, तुम जरूरी थोड़ा हमारी बात मान लो। अब तुम मना कर दो, अब तुम मना कर दो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी, अगर से बड़े तुम्हें नहीं देंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये मना भी कर सकते हैं, कौन? सीजेआई। बात समझ पा रहे हैं नहीं? तो यानी सुप्रीम कोर्ट को सलाह कौन दे सॉरी सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सलाह राष्ट्रपति को दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उनकी सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति जी अगर उनको बुला रहे हैं कि आके हम उसको सलाह दीजिए इस बात पर पे, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है वो मना भी कर सकते हैं। क्या मना कर सकते हैं? क्योंकि तुम भैया हमारी बात मानो कि ना मानो, हमारी का इज्जत रह जाएगी कि नहीं मानोगे, तो इसलिए ये उनको मना भी कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो नहीं? ठीक है, तो ये वाला आपको अनुच्छेद बहुत अच्छे से याद करना है कि 143 के तहत हमें क्या देना है? सुप्रीम कोर्ट का परामर्श है, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? सलाह दे सकते हैं। बात समझ में रखना है, इसको याद रखना है, बहुत अच्छे से इसको याद रखना है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद 143 के बाद 44 45 46 47 ये हमें याद करने हैं, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इतने ही तक हमें पढ़ना है। इसके बाद आगे कुछ और चीज़ें प्रमुख बिंदु देख लेते हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट की गोपनीयता। गोपनीयता का मतलब क्या है? हमने आपको बताया है कि सुप्रीम कोर्ट जितने भी कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट, ये सारे कोर्ट जो होते हैं ये अपने आप में राजनीति से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, राजनीति से बिल्कुल, यानी इसमें नेताओं का बिल्कुल पुरजोर कुछ नहीं होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? नेता इसमें ज़्यादा हिस्सेदारी अपना दिखाई नहीं सकते हैं। देखो क्या नहीं दिखाएंगे, पहले ये देखिए, इनका वेतन जो होता है ये खुद निर्धारित करते हैं। वेतन तो पहले मतलब एक बार संसद भवन में निर्धारित हो जाता है, लेकिन लेने देने वाला काम ही खुद करते हैं। हमने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जो वेतन है वो कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से। कहाँ दिया जाता है? संचित निधि से दिया जाता है। और संचित निधि से जो वेतन दिया जाता है वो कम नहीं किया सकता है, लेकिन एक परिस्थिति हो सकती है जब वेतन घटाया जा सकता है। तो कोई बता सकता है ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि वेतन कम किया जा सकता है? ऐसी कौन सी परिस्थिति आ सकती है? आपातकाल। अगर वित्तीय आपात आ जाए, वित्तीय आपात, वैसे आपात नहीं, वित्तीय आपात आए हैं, तो वित्तीय आपात अभी तक इंडिया में आया नहीं है, लेकिन अगर वित्तीय आपात आ जाता है तब इनका वेतन कम किया सकता है। लेकिन फिर भी वित्तीय आपात में भी एक व्यक्ति ऐसा है जिसका वेतन नहीं कम किया सकता। बताओ कौन है? वित्तीय आपात में भी एक व्यक्ति है, राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति जी का कौनो आपात आ जाए उनका वेतन नहीं कम होगा, लेकिन वित्तीय आपात में इनका वेतन कम किया सकता है। अब वित्तीय आपात कौने अनुच्छेद के तहत लगाए थे? बताओ जल्दी से। तो देखो हमने बताया था ना, वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। तो 3 प्रकार के आपात होते हैं। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन होता है, और कौन सा होता है? वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात कब लगता है?
राष्ट्रीय आपात कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है? 352 के तहत। राष्ट्रपति शासन कब लगता है? कौन से अनुच्छेद के लगता है? 356 के तहत। और 360 के तहत तुम्हारा वित्तीय आपात लगता है। ठीक है, तो अगर वित्तीय आपात लगेगा तो इनकी सैलरी कम की जा सकती है। बात समझ पा रहे हो? क्योंकि देखो ऐसा है, ये जो संसद भवन से कई देंगे कि हमें भैया इतना बजट दे दो सैलरी के लिए, न्याय के लिए जो न्यायालय होते हैं उनके लिए अलग से बजट आ जाता है पूरा, हैं। अब हम उसके हिसाब से अपने लोगों का नियुक्त करेंगे, जिनको नियुक्त करना हम नियुक्त कर लेंगे, वैकेंसी जिन्होंने निकालना हम अपने विभाग से निकालेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की जो वैकेंसी आती है उनका अपना विभाग होता है, वो खुद भर्ती कराते हैं। ये नहीं कि जो सरकार भर्ती कराएगी इन लोगों को, बिल्कुल एसएससी वगैरह की इनके थ्रू नहीं होता है, इनका अपना अलग वैकेंसी निकलता है कि हम खुद भर्ती कराएंगे, अपने हिसाब से वेतन देंगे, तुम बस हमें पैसा दे दो, बाकी और कुछ नहीं देखोगे। तो यानी इसमें अगर देखा जाए तो बिल्कुल सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, यानी वेतन ये क्या करते हैं, खुद अपने हिसाब से देंगे। नियुक्ति मतलब कर्मचारियों की नियुक्ति जो किसको क्या बनाना, चपरासी किसको बनाना, इसके लिए क्या योग्यता रखना है, कितना वेतन देना है, ये सब अपने हिसाब से रखेंगे। पेपर ये खुद कराएंगे, इनका विभाग अपना अलग कराता है। इसके अलावा किसी जज का अगर निलंबन करना हो, निलंबन सस्पेंड का मतलब अभी क्या होता है अभी आपको बताएंगे, तो ये खुद अपने हिसाब से करते हैं। ट्रांसफर अगर करना है तो ये भी खुद करते हैं, यानी इसमें कुछ भी सरकार की इसमें दखलंदाजी नहीं होती, ये बिल्कुल अपना अलग रहते हैं। बात समझ पा रहे हैं? देखो ऐसा समझिए, तभी ये सही ढंग से काम भी कर पा रहे हैं। अगर सरकार की इसमें दखलंदाजी हो जाए तो ये भी बिल्कुल काम सही से नहीं कर पाते, क्योंकि पुलिस वाले ऐसे होते हैं। अब पुलिस वालों के ऊपर कहते हैं पुलिस वाले जो होते हैं भ्रष्टाचारी होते हैं, अब वो होते ही, वो बात सही बात है, लेकिन उन पर क्या है, सरकार की दखलंदाजी बहुत होती है। अब मान लो कोनो नेता आगा है, अब कोनो पुलिस वाला बढ़िया ईमानदारी से काम कर रहा हो तो क्या कर दिए, और ट्रांसफर करा दें, वहाँ से निकाल के कहा जहाँ रही रहो, अब 400 किलोमीटर दूर भेज देंगे परिवार से, इतनी दूर का जा वन करो जा करके, अब वेतन का कम कर दें, अब कहा सस्पेंड कर दें, कहा 6 महीने के लिए। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो वो कहा ईमानदारी से कर रहे हो, तो जब इतनी तुम उसको प्रताड़ित करोगे तो फिर क्या करें, जब नेताजी कही हो इस करीब, और नेताजी बढ़िया काम करते हैं और भ्रष्टाचारिता में लिप्त रहते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो उनको डिसाइड, इन लोगों को जो सरकार, ये कर्मचारी हैं, इन कर्मचारियों को डिसाइड कौन, इनका वेतन वगैरह, ये भत्ते वगैरह और नियुक्ति, ये सब चीज़ें कौन करता है? सरकार करती है। ठीक है, सरकार मतलब केंद्र सरकार, अगर केंद्र सरकार करेगी और केंद्र सरकार की जॉब नहीं है तो राज्य सरकार करेगी। बात समझ पा रहे हो नहीं? इसलिए ये सब इन मामलों में ज़्यादा लिप्त रहते हैं और सही से काम भी नहीं कर पाते। लेकिन वो भी बात अलग है कि पुलिस वाले वही भी रहते हैं अपना, लेकिन जो ईमानदारी से करना काम चाहता है वो कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इनका विभाग बिल्कुल अलग है। किनका विभाग? जो तुम्हारा कोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनका सबका विभाग अपना अलग होता है। ठीक है, ये कोर्ट के अंतर्गत आ जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखो आपको कुछ बताते हैं, कुछ प्रमुख टर्म है। कौन कौन से टर्म है से ये आपको पता होना चाहिए। एक यहाँ पे दिया सस्पेंड, निलंबन का मतलब क्या होता है, जब किसी, मान लो कोनो व्यक्ति, निलंबन किसी में भी हो सकता है, कोई भी अगर सरकारी नौकरी, उसकी सरकारी नौकरी में निलंबित किया जा सकता है उसको। तो निलंबन का मतलब ये होता है कि सरकारी जो नौकरी कर रहा है, अगर कोनो काम गलत कर दिया उसने, छोटा मोटा काम, तो क्या करेंगे, उसको कुछ दिन के लिए, निलंबन का मतलब होता है लटका देना, लटका मतलब उसकी नौकरी को लटका देते हैं मतलब जैसे मान लो ड्यूटी पर है तो उसकी क्या कहेंगे, 6 महीने, 2 महीने से लेकर के 6 महीने तक उसकी नौकरी से कह जाओ तुम छुट्टी पर आओ, घर पर जाओ। और जब ऐसी स्थिति होती है तो नौकरी पर कार्य कर नहीं रहा, घर पर है, तो ऐसी स्थिति में क्या आता है, अगर मामला उसने ज़्यादा संगीन नहीं किया है, ठीक है, नॉर्मल मामला है, तो उसका आधा वेतन दिया जाएगा। ठीक है, घर पर रहो लेकिन आधा वेतन मिलेगा। लेकिन अगर मामला ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा तुमने वैसा कर दिया है, तो क्या ये आधा वेतन ये मिलेगा। ठीक है, बात समझ पा रहे कि नहीं? तो निलंबन 2 से 6 महीने तक होता है, उसके बाद फिर बहाली हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अगर लेकिन ऐसा है, बहुत नॉर्मल मामला आया और उसमें क्या है, नेताजी ने क्या कर दिया, निलंबित कर दिया, किसी अधिकारी को निलंबित कर दिया, पुलिस वाले किसी को भी निलंबित कर दिया, और लग रहा है उसको कि हमने जो कार्य किया है वो इतना ज़्यादा वैसा नहीं है, और बिल्कुल नॉर्मल मामला है, उसके लिए निलंबित कर दिया है, तो वो जा करके जो जिसको निलंबित किया है, इस अधिकारी को या पुलिस वाला हो, कुछ भी है, वो जा करके हाई कोर्ट में अपनी अपील कर सकता है कि देखिए हमारा जो अपराध ज़्यादा नहीं था, फिर भी हमको निलंबित कर दिया गया। तो उस स्थिति में क्या होगा कि जब तक निलंबित रहेंगे तब तक आधी सैलरी तो मिलेगी, लेकिन जैसे ही फिर से पुनः ज्वाइनिंग होगी तब आधी सैलरी जो कट रही थी वो भी जुड़ करके मिल जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? क्लियर? तो निलंबन का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। इसके अलावा होता है टर्मिनेट, बर्खास्त का मतलब अगर कोनो बहुत संगीन जुर्म कर देंगे तो नौकरी से हाथ धो जाओ, मतलब बर्खास्त, टर्मिनेट कर दिया है तो नौकरी से निकाल दिया गया। तो बर्खास्त जो बहुत ही ज़्यादा संगीन जुर्म करोगे, किसी का मर्डर ऑर्डर कर दिया है, ये सब काम कर दिए, तो ऐसी स्थिति में बर्खास्त किया जाएगा, टर्मिनेट। अब बर्खास्त जाओ, ढूंढो जाके दूसरी नौकरी। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बर्खास्त, टर्मिनेट का मतलब होता है कि नौकरी से हमेशा के लिए निकाल दिया। ठीक, समझ पा रहे हो? अब 2 टर्म और है यहाँ पे, एडमिट केस, एक है कैबिट। ये क्या है इसको समझते हैं।
तो देखो यहाँ पे आपको पता है कि केस जो मतलब कोर्ट होते हैं वो 3 प्रकार के आपको बताए गए हैं। सबसे निचला कोर्ट जो होता है, सबसे पहले बार अगर लड़ाई झगड़ा करते हैं, गांव में लड़ाई झगड़ा बहुत होती है, तो सबसे पहले क्या है, पुलिस में मामला जाता है, वो तो छोड़ दो, लेकिन अगर किसी कोर्ट में जाएगा तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। फिर कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में। फिर कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन यहाँ पे समझिए है, देखो तो हमने क्या बताया कि मामला जो सबसे पहले है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, ठीक है। सबसे पहले अपील की जाती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब मान लो 2 व्यक्ति लड़ लिए, पहुंच गए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई, ठीक है। आज सुनवाने के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई साहब जो ए है, ए सही है और इसको हम जिता देते हैं, इसका पक्ष सही है, ठीक है। इसको जिता दिया ए व्यक्ति को। अब जब ए को जिता दिया तो बी का गुस्सा आ गया कि देखो ना, गलती है हमारा नहीं थी, एक ही गलती थी, जिता देने। अब वकीलवा जो है, जैसे वकीलवा देखोगे वो अपने वकील जो होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं अपने हिसाब से, उनको ज़्यादा पैसा वाला बढ़िया वाला वकील कर लो और वो कहो गलत जो उन्होंने व्यक्ति वो जिता दें, समझ रहे हो कि नहीं। तो वकीलों का अपना वो अलग इल्म रहता है। तो मान लो अगर ये ए व्यक्ति है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसको जिता दिया, ठीक, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इसको जिता दिया, तो अब बी क्या करेगा, चला जाएगा यहाँ, कहाँ चला जाएगा, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाना करेगा। जिन्हें कहते हैं जब गाँव में मान लो कोनो मामला हुआ और वहाँ पे जीत गया वो, मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोनो व्यक्ति, तो अब जाके ऊपर से करेगा जाके कार्रवाई। तो ऊपर कौन है, उससे ऊपर कौन है, हाई कोर्ट है, तो ऊपर से कार्रवाई करेगा। लेकिन जब ये मामला यहाँ पे फैसला सुना दिया गया है, उसके 30 दिन के अंदर, उसके 30 दिन के अंदर इसको सूचना दूसरे वाले व्यक्ति जो हारा हुआ है उसको देना होगा यहाँ पर, ठीक है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन एक चीज समझिए, अगर ये जाकर के अकेले चला गया, ठीक है, ये जाकर के हाई कोर्ट में चला गया, तो अब ए नहीं गया, तो अब बात किसकी सुनी जाएगी, केवल इसी सुनी जाएगी। हाई कोर्ट के पास इतना टाइम थोड़ा है कि तुम्हें बुलाएंगे, आओ इधर आ जाओ, तुम भैया तुम्हारे पक्ष में क्या था, तुम क्यों हार गए थे, क्यों जीत गए थे, तुम अपन सबूत भी दिखाओ। हाई कोर्ट नहीं बुलाएगी इनको कोर्ट। अगर ये नहीं पहुंचा, इसको जानकारी नहीं हुई, तो इसकी बात केवल सुनी जाएगी और फैसला इसी के पक्ष में आ जाएगा। बात समझ पा रहे कि नहीं, अगर वो अकेले पहुंच गया, ठीक है। तो होता क्या है, पहले एक चीज समझो, लेकिन हाई कोर्ट में जब ये मामला लेके जाएंगे, ठीक है, तो हाई कोर्ट में सबसे पहले अपना मामलों का एडमिट करवाना होता है। क्या करवाना होता है, एडमिट, ठीक है। एडमिट केस इसी को कहते हैं, एडमिट केस। मतलब एडमिट केस का मतलब ये क्या, ये क्यों जरूरी है, इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट, देखो हाई कोर्ट के बाद ऐसे अगर मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सब जीत जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मामला को फैसला दे दी और उसके बाद यहाँ से जीत गया ए और बी को हरा दिया गया, तो ऐसे कौनो मामला हो छोटा मोटा है, छोटा मोटा कोई भी मामला हो, जो हारने वाला होगा इसे पहुंच जाएंगे सब लेके, सब ना पहुंच जाएंगे वहाँ, ठीक है। मान लो कोनो व्यक्ति है और केस चल रहा है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि ये जो हमारे पड़ोसी हमारी बुकरियाँ चुरा ली लेना है, तो मान लो ए जीत गया, अब बी हार गया, तो बी क्या करेगा, फिर पहुंच जाएगा वहाँ हाई कोर्ट में कि देखो हमें हरा दी नहीं ना, हम बुकरियाँ चुरा नहीं रहा है, तो बी यहाँ हाई कोर्ट में पहुंच जाएगा। तो पहले क्या है, मामला को एडमिट कराया जाएगा। तो एडमिट कराने का मतलब है ये हाई कोर्ट के जो लोग हैं, ठीक है, वो देखेंगे कि ये मामला तुम्हारा यहाँ हाई कोर्ट में आने लायक है कि नहीं, इतना बड़ा मामला है कि नहीं। अब अगर नॉर्मल मामला है, जय यहाँ से टाइम बर्बाद कर रहा है, यहाँ से भगा देंगे तुरंत वहाँ से, समझ पा रहे कि नहीं। तो एडमिट केस के अंतर्गत यहाँ पे जब मतलब इसको भेजा जाता है, ये जाएगा, तो ये हाई कोर्ट के लोग देखेंगे कि ये मामला जो है यहाँ पे कोर्ट में केस लड़ने लायक है कि नहीं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर ये सोचिए, अगर इसे मान लो सब आ रहे हो यहाँ पहुँच जाएंगे, तो कितने केस इसके पास हो जाएंगे, हाई कोर्ट के पास बहुत सारे केस हो जाएंगे, कितना वो बेचारा संभालेगा, समझ पा रहे हो कि नहीं। वैसे भारत की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, इतने कितने वैसे खुद है उसके पास ने केस हैं, ऊपर से ये सब हारे वाले यहाँ पहुँच जाएंगे, चलो मात देख लो मात देख लो मात देख लो। तो नॉर्मल जो केस होते हैं कि जाओ उधर जो फैसला हो गया वही देखो जा करके, यहाँ पर आए बुकरिया वाला केस लेकर के, ठीक है। तो ये वाले केस नहीं देखेंगे, बात समझ पा रहे, नॉर्मल केस नहीं देखेंगे। तो अब मान लो एक चीज़ देखो, अगर मामला संगीन है, ठीक है, तो ये केस अपना लेकर के यहाँ पहुँच गया कि हमको न्याय नहीं मिला है, तो पहले केस को एडमिट करवाएगा। अब जब एडमिट करवाएगा तो यहाँ के लोग जांच पड़ताल कर लेंगे कि हाँ ये केस जो है बड़ा है और देखने लायक है। तो अब अगर हाई कोर्ट में गया तो एक चीज़ समझिए, जितना ऊपर जाएगा हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, केस उतना लंबा खींचेगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, 4 साल लग जाएगा, इधर चला गया तो 10-10 साल का, 30-30 साल लग जाए, समझ पा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट। अरे इन लोग भाई 33-34 जज हैं, अब पूरे देश भर के मामला है, तुम्हारे मामला थोड़ा है कि तुरंत सुना देंगे तुम्हारा न्याय, समझ रहे हो नहीं। तो बहुत टाइम लग जाता है ऊपर जाओगे अगर। तो मान लो ये यहाँ से जीत गया और या ये यहाँ पहुँच गया 30 दिन के अंदर, और ये क्या करेगा, मान लो ये जब जाएगा तो ये तो बड़ा खुश हो गया यहाँ पे जीतने के बाद कि अब तुम जीत गया, अब कुछ नहीं होगा। अब ये चुप्पे में क्या किया गया, इसके वकील ने कहा देखो ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं 29वें दिन जो है तुम्हारा यहाँ दाखिला करा देते हैं हाई कोर्ट में, 29वें दिन, ठीक
ठीक है, बात समझ पा रहे कि नहीं? तो 29वें दिन यहाँ पे दाखिला करा देगा तो 1 दिन बचेगा, 30 दिन हो जाएगा। उसके बाद जो फैसला होगा इसी के पक्ष में आएगा। लेकिन इसके लिए जो जीता वाला व्यक्ति है इसको भी सतर्क रहना चाहिए कि अगर मान लो वो यहाँ से हाई कोर्ट में अपना दाखिला कराने जाता है, केस कराने जाता है ऊपर से, तो जो ये ए वाला है इसको क्या करते हैं, यहाँ पे कैबेट लगा देना होता है। कैबेट, तो कैबेट क्या है? कैबेट का मतलब ये जा करके पहले हाई कोर्ट में 3000 रुपया देगा और कहेगा ये देखो अगर हमारा पड़ोसी यानी जिससे मलाई हो गई थी वो आए तो तुरंत सूचना हमको दोगे। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो मान लो ये जब जाएंगे, ये कैबेट अगर लगाया 3000 रुपया दे दिया हाई कोर्ट में, ठीक है, और 3000 का कुछ कैबेट लगाया जाता है तो इसी को कहते हैं कैबेट। ये यहाँ पे पहले सूचित कर देता है कि अगर हमारा प्रतिद्वंदी अगर आता है तो हमको तुरंत बुला लीजिएगा, ठीक है। तो अब जैसे क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे ये जाएगा, ये कौन भी दिन 30 दिन के अंदर कभी भी जा सकता है। अब 30 दिन के बाद होगा तो फिर नहीं हो सकता सुनवाई, ठीक है। तो 30 दिन में के अंदर जब जैसे ही ये जाएगा तुरंत हाईकोर्ट वाले इनको बुला देंगे कि भाई साहब आपका प्रतिद्वंदी आ गया, आप भी अपना पक्ष रखिए आ करके, ठीक है। तो कैबेट इसे कहते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो तुरंत ये भी पहुंच जाएगा, दोनों की सुनवाई होगी, उसी हिसाब से फैसला होगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब यही सिस्टम फिर आगे होगा। मान लो यहाँ से भी गया, अब फिर यहाँ पे इधर किया फैसला जो है, अब की बार क्या हुआ, एक और हरा दिया गया, अब भी जीत गया, तब फिर इसमें जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में यही प्रोसेस होगा। सबसे पहले क्या है, ये एडमिट कराया जाएगा मामला। फिर क्या होगा, एडमिट कराने के बाद ये लोग देखेंगे कि मामला जो सुप्रीम कोर्ट लायक है कि नहीं। अब जब होगा तब फिर क्या होगा, उस अगर एक केवल पूछा तो उसी की सुनवाई हो जाएगी। फिर नहीं दिखाएंगे तुम जीते थे कि हारे थे, वो नहीं, उसी की केवल सुनेंगे। और अगर दोनों पहुँचते हैं तो फिर सुन करके उस हिसाब से फैसले होते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जितने ऊपर यानी अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामला या फिर हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में, जितने ऊपर वाले कोर्ट में जाएगा मामला, ये मुकदमा उतने ही लंबा खींचेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में तो 30-30 साल तक चल जाता है काम, और ज़्यादा लंबा समय तक चल जाए, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो उम्मीद है ये आपको पूरा समझ में आया होगा। कैबेट का मतलब, एडमिट केस का मतलब क्या है, और ये भी सब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट लगभग यहाँ से आज से ख़त्म है। इसके आगे हम लोग नई चीज़ पढ़ेंगे, कैग वगैरह ये सब है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी जितने अनुच्छेद हमने आपको पढ़ा दिए हैं, 1-2 बार उनको 124 से लेकर के जितने यहाँ 143 तक पढ़ाए, इनको आप रिपीट कर लीजिए, दोहराते रहिए, ठीक है, तभी याद रहेंगे, ठीक।